नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, मैं आपदा प्रबंधन की इकाई 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा, जिस जिस पर ये जग हंसा, उसी ने इतिहास रचा। दोस्तों, अगर अब चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पहला हर पॉइंट मेरा, भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। दोस्तों, भूकंप और सुनामी जो है, दोनों क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ये दोनों का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। दोस्तों, दोनों ही पृथ्वी के धरातल से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, सुनामी के प्रभाव से समुद्री जल में कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। वह क्षैतिज प्रभाव जब स्थल से टकराता है तो सुनामी आती है। दोस्तों, आप समझिए कि सुनामी के प्रभाव से समुद्री जल में कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। वह क्षैतिज प्रभाव जब स्थल से टकराती है तो सुनामी आती है। यहाँ आप परिभाषा भी इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट जबरदस्त पॉइंट है, बहुत अच्छा है, बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है एक नंबर में, कि 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी पर कैसा सुनामी आया था और कब आया था। तो दोस्तों, याद रखिए कि 26 दिसंबर 2004 को बहुत भयानक क्या आया था, सुनामी आया था, और बहुत ही भयावह यानी भयानक था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि हम जान लेंगे कि भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल से मापते हैं। दोस्तों, भूकंप को हम जानते थे कि रिएक्टर स्केल से मापते थे, लेकिन इसका सुनामी का भी हम ऊर्जा तरंग किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा हम मापते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं एक बात, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भारत में 5 भूकंपीय पेटी में जोन में रखा गया है। दोस्तों, भारत में 5 भूकंपीय पेटी यानी जोन, 5 जोन भूकंप को बांटा गया है, जो बहुत ज्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखिएगा और याद जरूर करिएगा। ठीक है, जोन 1 का काम क्या है, इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। दोस्तों, याद रखिए, जोन 1 जो है वो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में है, यहाँ पे भूकंप का खतरा ना के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जोन 2 में क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों क्षेत्र में आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है लेकिन तीव्रता कम होती है। देखिए दोस्तों, जोन 2 में क्या है, यह कहाँ शुरू है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी मैदान का क्षेत्र है, जहां भूकंप तो आता है लेकिन उसमें रफ्तार जो होती है बिल्कुल कम होती है, ना कि बराबर होती है। ठीक है, जोन 2 में। जोन 3 में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु के मैदान, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं जहां कभी कभी विनाशकारी भूकंप आते हैं। दोस्तों, जोन 3 जो है वह तो सुरक्षा, इसमें क्या बोलते हैं, जोन 3 जो है उसमें क्या खतरा बना रहता है, क्योंकि जब यहाँ भूकंप आता है तो बिल्कुल विनाशकारी आता है। कहाँ आता है दोस्तों, तो यह कहाँ पे है, गंगा सिंधु का मैदान, कहाँ दोस्तों, राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र जहां आते हैं वहां विनाशकारी भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जोन 4 और जोन 5 के बारे में जान ले, जो बहुत ही अच्छा है। जोन 4 जो है, इसके अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, कौन कौन से जोन 4 में आते हैं, तो याद रखिएगा यह कहां से संभावना है, यह मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र,
पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र आते हैं। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं, जहां भूकंप का खतरा और सुनामी का अत्यधिक बना रहता है। और जोन 5 में है दोस्तों कि यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। दोस्तों जोन 5 जो है इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं कौन कौन से दोस्तों कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यह अगला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के भूकंप के समय उठने वाले कंपन। दोस्तों भारत बार मुंह से निकल रहा है। भूकंप के समय उठने वाले कंपन कौन कौन से होते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक प्राथमिक तरंग होता है, ठीक है दोस्तों, एक द्वितीयक तरंग होता है, एक दीर्घ तरंग होता है, जिसे हम प्राथमिक तरंग को P से सूचित करते हैं, द्वितीय तरंग को S से सूचित करते हैं और दीर्घ तरंग को L से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी तरंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। पी तरंग जो है वो सबसे पहले कहां पहुंचता है? पृथ्वी के तल पे पहुंचता है। उसके बाद एस तरंग का कार्य क्या होता है? यह अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। ठीक है, एल तरंग है, यह तरंग भूपटलीय स्तर पर उत्पन्न होती है, इसकी गहनता सबसे कम होती है। दोस्तों 3 तरंग होते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और दीर्घ तरंग, इसे याद कर लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं इस बातों को? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है अधिकेंद्र। क्या आप जानते हैं अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए कि अधिकेंद्र क्या होता है कि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। उसके बाद पूर्व कंपन तथा अनुकंपन। सामान्य तौर पर यह यंत्रों की मदद के बिना इसका अनुभव नहीं होता है। इसमें यंत्र की आवश्यकता होती है, इससे ही हम अनुभव कर पाते हैं, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है? पूर्व कंपन तथा अनुकंपन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं प्रश्न उत्तर की ओर चल रहा हूं। उसके पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं संडे को ओनली फॉर संडे को ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था और बोला था कि सर इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए। और मैथ का भी रिक्वायरमेंट आया है, लेकिन मैथ थोड़ा सा कुछ समय बाद, एक महीना बाद मैं मैथ शुरू करूंगा। लेकिन इंग्लिश संडे को संडे एक दिन मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, क्योंकि अगर आप जुड़िएगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, ताकि मैं बहुत बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दूं, ताकि आप बोर्ड में टॉप कर जाएं। तो चलिए दोस्तों फिर हम चलते हैं प्रश्न की उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर को स्पष्ट करें। दोस्तों इसका आंसर हुआ भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहा जाता है, जबकि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। दोस्तों मैंने यह अंतर लिख दिया है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों प्रश्न है 2 नंबर कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? मुख्यतः भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। दोस्तों इसका आंसर हुआ भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के भूकंप को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, मैं तो बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हूं आंसर, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सुनामी से बचाव के कई 3 उपाय को बताएं। ठीक है दोस्तों, या लिखें। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं। पहला है दोस्तों समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। वनस्पति पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। 2 नंबर है दोस्तों समुद्र के नजदीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न हुआ कि तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हुआ ठोस धरातल पर होने वाले कंपन भूकंप कहलाते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न होता है। ठीक है, भूकंप का मैंने बताया। उसके बाद सुनामी, सागरीय तली से उत्पन्न कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का माप रिक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उसके जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।